हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। और आज के इस छोटे से सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, भारत का जो चुनाव आयोग है हाल ही में वो बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो करंट अफेयर्स में ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बहुत ही ब्रीफ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुनाव आयोग या जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी चाहिए। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है? ऑटोनोमस का मतलब कि ये स्वायत्त है। ये अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करने के लिए इसमें और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है। इसकी जो आधार है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान के द्वारा इसको यह आधार दिया गया है। इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं ताकि इसमें कोई भी राजनीतिक या अन्य तरीके का कोई भी हस्तक्षेप ना किया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है क्या? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भारत में जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो ज्यादातर जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। बट आपके एग्जाम के हिसाब से आपको समझना होगा कि चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्यसभा का इलेक्शन हो या राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो विधानसभा होती हैं, उसमें जो भी इलेक्शंस होते हैं वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो भी किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, काफी सारे बच्चों को शायद ये बात ना पता हो। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसी बात को फिर से देख लेते हैं, जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं, कि जो भारत का चुनाव आयोग है ये एक ऑटोनॉमस, जैसे कि स्वायत्त और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो भी चुनाव किए जाते हैं उस सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग की है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है, पार्ट 15, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे जुड़े हुए हैं? तो आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, 324 से 329, ये जो आर्टिकल्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसके बारे में ब्रीफ में हम थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख भी लेते हैं। अगर हम 324 की बात करें तो 324 बेसिकली ये बताता है कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसके डायरेक्शंस, कंट्रोल्स, इलेक्शंस से रिलेटेड क्या होंगे, ये सारी बातें इस आर्टिकल में करी गई हैं। इसके बाद हिंदी में देख लेते हैं तो जो अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं। जो अनुच्छेद 324 है ये चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, इन सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो चुनाव आयोग को निहित करता है। आर्टिकल 325 की अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी जो भारत का नागरिक है उसको इस बात से वंचित नहीं रखा जा सकता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे अगर हम वो रंग भेद या रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के आधार पर करते हैं। मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इन आधार के ऊपर, चाहे रेस का आधार हो, रिलीजन का आधार हो, सेक्स का आधार हो, कास्ट का आधार हो। आर्टिकल 326 जो है वो बात करता है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? ये जो आप जब भी चुनाव होते हैं, चाहे आम चुनाव हो, लोकसभा का या विधानसभाओं के चुनाव हो राज्यों में, जब आप जाके अपना वोट डालते हैं तो वो जो वोट डाल के अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया है उसको हम एडल्ट सफरेज बोलते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए और जो विधानसभा है राज्यों की, उनके इलेक्शन के लिए जो बात करी गई है एडल्ट सफरेज की, वो किस में करी गई है? आर्टिकल 326 में करी गई है। आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट की इस पावर की बात करी गई है कि इलेक्शंस से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं लेजिस्लेचर के ऊपर, उसमें पार्लियामेंट की क्या पावर्स है, पार्लियामेंट क्या क्या चीजें कर सकता है, वो आर्टिकल 327 में बताया गया है। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। आर्टिकल 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे
ऐसा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वो चुनाव ना लड़ पाए या चुनाव में अपनी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित ना कर पाए। आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए जो वयस्क मताधिकार है, जिसको हम एडल्ट सफरेज बोलते हैं, उसकी बात करी गई है। आर्टिकल 327 में जो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है, मतलब पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, उसकी बात की गई है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 328 की। तो आर्टिकल 328 बात करती है, जिस तरीके से 327 बात कर रहा है कि पार्लियामेंट की क्या शक्तियां हैं, संसद की क्या शक्तियां हैं, उसी तरीके से 328 बात कर रहा है कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके पास क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कानून बनाने की क्या पावर्स हैं जो राज्यसभा के इलेक्शन से उनसे रिलेटेड। आर्टिकल 329 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। आर्टिकल 329, क्योंकि अनुच्छेद 329 या आर्टिकल 329 ये बात कहता है कि जो जुडिशरी है उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं कि वो चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना कर पाए। विच आर द लिमिटेशंस टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर। ये क्यों चर्चा का विषय था, ये भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। बहरख्याल जब शुरुआत हुई थी उस समय सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था इलेक्शन कमीशन में, बट 1989 में एक चेंज किया गया, एक संविधान में अमेंडमेंट किया गया और उसके थ्रू एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने लगा और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होने लगे, जो आज भी प्रक्रिया चल रही है। तो आप रिसेंटली अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुए उसमें आपने सुना होगा कि ज्ञानेश कुमार और संधू जी को, इन 2 लोगों को इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है, अभी हाल ही में जब अरुण गर्ग जी ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से बता दूं कि आर्टिकल 329 329 इस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह बात करता है कि किस तरीके से जो न्याय व्यवस्था है, जो अदालतें हैं, वो चुनावी मामलों में हस्तक्षेप ना कर पाए, उस पर रोक लगाई जाती है इस आर्टिकल के तहत। तो 1989 से पहले सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होता था, बट 1989 के चेंजेस के बाद अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि आज की जो परिस्थिति है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इनका जो टेन्योर होता है, मतलब कार्यकाल होता है, वो 6 साल का होता है या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा उसको माना जाएगा। तो मतलब 6 साल का कार्यकाल या 65 ईयर्स की एज जो पहले पूरी हो जाएगी उसको उनका कार्यकाल माना जाएगा। और इनका जो स्टेटस होता है या जो इनकी सैलरीज होती हैं, जो इनकी जॉब कंडीशंस होती हैं, वो वही होती हैं जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और इनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये सीमा होती है और ये जॉब का वही स्टेटस एंजॉय करते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। बहरख्याल इसके बाद अगर हम रिमूवल की बात करें, अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना है, उसको रिमूव करना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। और वो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, उसमें से 2/3 लोगों को इस बात को अप्रूव करना पड़ेगा कि हां हमें रिमूव करना है। और इसमें 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% मिनिमम उसको अप्रूव करे। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसको जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चेंज या डिसीजन लेना होता है तब इस तरीके की प्रक्रिया को संसद या पार्लियामेंट अपनाती है और इसमें दोनों हाउसेस की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको हाल ही में बता दूं कि ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ था। ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था क्योंकि हाल ही में जो अरुण गर्ग जी हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया था और उनके जाने के बाद 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना गया, जिसमें से एक ज्ञानेश कुमार जी हैं और दूसरे जो हैं वो सिंधु जी हैं। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ है 2023 में, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, 2023 में एक नया चेंज लाया गया था
किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको चुना जाए। तो उसमें बात करी गई थी एक सिलेक्ट कमेटी की, और ये जो सिलेक्ट कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि किसको हमें चुनना है। तो इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यूनियन मिनिस्टर होंगे, ये सारे लोग मिलके इस बात का निर्धारण करेंगे। और इसमें यह भी चर्चा करी गई कि ये जो सिलेक्ट कमेटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का होना भी जरूरी है। ऐसी बात कही गई थी, ऐसे प्रावधान को रखने की बात करी गई थी, बट फाइनली जो कानून बना ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो कमेटी है इसके रिकमेंडेशंस के आधार पर रिसेंटली इस कानून को यूज करते हुए हाल ही में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना गया है, ज्ञानेश कुमार और सिंधु जी को। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपके आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में।